हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम साइंस की क्लास पढ़ रहे थे जिसमें 8 लेक्चर अपन पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्क क्या होता है। तो जब भी आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, लेट सपोज ये आप कोई बॉडी है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर अगर कोई बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु का स्थिति चेंज होती है, यानी कि वस्तु का क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, यदि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया तो बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन हुआ। ये इसकी पुरानी पोजीशन थी, ये इसकी नई पोजीशन हो गई। ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लेट सपोज x है। ठीक है, तो आपने बल लगाया, बल लगाने का पर वस्तु का विस्थापन होता है। तो उस बल और वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को ही आप जो है कार्य कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित होती है, यानी कि वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है। ठीक है, तो वस्तु विस्थापित होती है तो बल और वस्तु के विस्थापन, बल और वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। कार्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी वस्तु पर कोई बल लगाया है और बल लगाने पर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई है। ठीक है, बल लगाने पर अगर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई है तो उस बल और वस्तु के विस्थापन, यानी कि विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, इसे कार्य कहा जाता है। ठीक है, whenever you applied a force on a body, then body is displaced, then the product of force and displacement is called work। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल और विस्थापन का परिमाण का जो गुणनफल होता है उसे ही विस्थापन कहा जाता है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्य को आप W से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर, इसको मैथमेटिकल रूप देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, ठीक है, किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और उसमें होने वाला विस्थापन D हो, तो अगर किसी वस्तु पर आप कुछ बल लगा रहे हो और अगर वह D विस्थापित हो रही है तो आपका कार्य जो होगा वह होगा F.S कोस थीटा या F.D कोस थीटा, जहाँ पर F जो है वो अप्लाइड फोर्स है, लगाया गया बल है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, D जो है वह वस्तु का विस्थापन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो होगा, थीटा वह एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देखिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण आप कैसे देखेंगे, जैसे आप किसी ट्रॉली बैग को ले जाते हैं इस प्रकार से, तो आप उसको इस प्रकार से खींचते हैं, यानी कि F यहाँ पर ये होता है, इस डायरेक्शन में होता है, और बस जिसका जो
मूवमेंट होता है ट्रॉली बैग का वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि इसके लिए जो विस्थापन होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी डी की डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ और डी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, डेट इज थीटा। ठीक है, यह जो एंगल होता है यह एंगल थीटा होता है, जो कि बल और विस्थापन के बीच का एक कोण होता है। इस एंगल पर भी आपके वर्क जो है वो डिपेंड करता है। जब वर्क की काउंटिंग करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की दिशा में आप इस एफ का एक फैक्टर ले लेते हैं। जब इस एफ के फैक्टर किए जाते हैं तो इस एफ के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एफ कॉस थीटा और एक होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से इसके दो फैक्टर होते हैं, इधर आता है एफ साइन थीटा और इधर जो फैक्टर आता है वो होता है एफ कोस थीटा। तो जब कुछ एंगल पे अगर आपको इसको लेना हो तो हमेशा आप एफ कोस थीटा वाला फैक्टर लेते हैं, जो कि थीटा के साथ हॉरिजॉन्टली फैक्टर होता है। क्षैतिज वाला जो फैक्टर होता है इसका एफ का, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एफ कोस थीटा और एक साइन थीटा, एफ को साइन थीटा। तो जो कोस थीटा वाला है जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में होता है वो फैक्टर यहाँ पर लिया जाता है। तो थीटा जो होता है वो इन दोनों के बीच का कोण होगा, एंगल बिटवीन बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक की बात करते हैं, बल का एसआई मात्रक जो होता है, सॉरी वर्क का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ठीक है, और सीजीएस मात्रक जो होता है वह अर्ग होता है, अर्ग। ठीक है, जूल और अर्ग में एक रिलेशन होता है कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग के बराबर ऊर्जा होती है, यानी कि यह इसका एसआई और एसआई यूनिट है और यह इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। और यहाँ से अगर आप इसका मात्रक देखेंगे तो एफ को आप न्यूटन में नापते हैं और डी को मीटर में नापते हैं, तो न्यूटन मीटर होता है। तो यानी कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो इसका एसआई मात्रक हो गया जूल, इसका सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग, और 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻7 अर्ग। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं विमी सूत्र की, तो देखिए आपको पता है कि बल जो होता है यहाँ पर बल इंटू विस्थापन है, और बल का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है mL_T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है L। तो इन दोनों का अगर आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा mL2T-2। ठीक है, यह इसका विमी सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, किसका, कार्य का, वर्क का जो विमी सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mL2T-2 होता है। साथ ही यह जो होता है वर्क, यह एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, यह एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, साथ ही वर्क जो होता है, वर्क या कार्य जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, यानी कि वर्क जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। यह किस पर डिपेंड करता है, तो वर्क का पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होना डिपेंड करता है उनके बीच होने वाले एंगल पर, यानी कि एफ एंड डी, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, बीच के कोण पर, थीटा पर डिपेंड करता है कि वर्क धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है। क्योंकि आपने देखा कि वर्क जो था वो था F.D.cos थीटा, F.D cos थीटा, यानी कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा की वैल्यू पर। तो cos थीटा की वैल्यू जितनी होगी, cos थीटा अगर ज़ीरो हुआ तो वर्क की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, cos थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो यह पॉजिटिव होगा, और cos थीटा अगर नेगेटिव होता है तो यह ऋणात्मक होता है। तो अपन आगे देखते हैं कि वर्क कितने
प्रकार से कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। तो पॉजिटिव वर्क या धनात्मक कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप देखिए कोस थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो कोस अगर ज़ीरो होता है, कोस ज़ीरो जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। कोस अगर 0 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर कोस 90 डिग्री की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। और 90 डिग्री से आगे ले जाते हैं कोस को, यानी कि कोस थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो यह नेगेटिव वैल्यू देता है। कहाँ तक? 180 तक। कौन सी वैल्यू देता है? कोस थीटा ऋणात्मक मान देता है, यानी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो देखिए यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को आप याद रखिएगा कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, और अगर 90 से बड़ा हो तो कोस थीटा जो है वो ऋणात्मक होता है। सो देखिए अभी देखा था कि वर्क इक्वल्स टू F.D कोस थीटा, ठीक है। अब अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, देन वर्क क्या होगा? वर्क हो जाएगा F.D कोस 0, और कोस 0 यानी कि 1 होता है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा F.D। तो ये क्या आ रहा है? डेट इज़ पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क या धनात्मक कार्य। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि इफ़ एंगल बिटवीन F and D is between 0 to 90 डिग्री, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच होता है किसका मान? थीटा का मान, तो वर्क डन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? जब कोस थीटा क्या हो जाए? 0, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और वो कहाँ होती है? 0 डिग्री पर। इसके बाद जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो कि है वो कम होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो सबसे जो अधिकतम वैल्यू होती है वो कहाँ होती है? 0 डिग्री पर। तो कोस 0 डिग्री का होना मतलब क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हो, लाइक डेट, ये आपकी कोई बॉडी है, इस बॉडी को आप इधर बल लगा रहे हो और इधर ही इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो उस केस में इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वह 0 डिग्री होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है और अधिकतम होता है, ठीक है। किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा और अधिकतम होगा। मैक्सिमम कार्य कब होता है? जब दोनों के बीच एंगल कितना हो? 0 डिग्री, ठीक है। किसके बीच? बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच एंगल अगर 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो होगा वो धनात्मक होगा, और अधिकतम कहाँ होगा? 0 डिग्री पर। अब जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप देखिए थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कोस थीटा का जो मान है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कोस थीटा का मान क्या है? कम होता जा रहा है। तो कोस थीटा का मान कम होता जाएगा, यानी कि कार्य का मान भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आपको बल तो वही रहेगा, एंगल कोस थीटा जो है वो चेंज होता जाएगा, उसका मान कम होता जाएगा, यानी कि कार्य का वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर आप किसी वस्तु को इस प्रकार से अगर खींच रहे होते हो इस एंगल पर, किसी एक थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर देख रहे थीटा इज ग्रेटर देन 0 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कोस थीटा का मान अगर कम हो जाएगा, यानी कि इस केस में जो वर्क होगा वो लेस होगा कंपेरिजन टू इससे, ठीक है। फर्स्ट केस में जो वर्क हुआ था उससे कम कार्य लगेगा, कम कार्य आपको करना पड़ेगा इसमें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि थीटा
0 या 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही होता है, ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही हो, बल की दिशा में ही हो, तो किया गया कार्य जो होता है वो पॉजिटिव या धनात्मक कार्य होता है। पॉजिटिव कार्य के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण ऑफ पॉजिटिव वर्क। देखिए, या तो आप किसी वस्तु पर इस प्रकार से धक्का लगा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, अप्लाइड फोर्स है F, और वस्तु का विस्थापन हो रहा है इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को धक्का लगाता है या बल लगाता है और बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गिर रही है, स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है नीचे की तरफ, ठीक है, आपने किसी वस्तु को नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो फ्रीली अवस्था में वस्तु गिर रही है, यानी कि इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। और तो कोई बल लगेगा नहीं, क्योंकि अगर वस्तु कोई फ्रीली अवस्था में नीचे की तरफ गिर रही है तो उस पर लगने वाला बल जो है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ, और गुरुत्वाकर्षण बल भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि फ्रीली अवस्था में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह भी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर लेट सपोज कुएं से आप पानी खींचते हैं, ठीक है, तो इस बाल्टी का नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, और यह आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स होता है जो यहाँ से आप इससे पानी खींच रहे होते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कुएं से पानी खींच रहा हो तो आप देख रहे हैं इस केस में कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस बाल्टी का जो मोशन हो रहा है वो भी किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि इस केस में भी इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो होगा, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, किया गया कार्य पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है जिधर बल लग रहा है, ठीक है। तो ये धनात्मक कार्य के कुछ एग्जाम्पल्स थे। ओके, आगे देखते हैं जीरो कार्य, शून्य कार्य क्या होता है। सेकंड है शून्य वर्क, शून्य कार्य या जीरो वर्क। ठीक है, तो देखिए जीरो वर्क कब होता है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी कोस थीटा होता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कोस थीटा का मान होता है 0। अगर कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी इंटू 0, यानी कि वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है या 0 होता है। इसमें एक केस ये हो गया। सेकंड, अगर आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ठीक है, सेकंड केस क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क विल बी 0, वर्क विल बी 0। यदि विस्थापन शून्य हो जाए, देखिए जैसे ये दीवार है,
ठीक है, मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ तो मैं बल लगा रहा हूँ पर इसका विस्थापन नहीं हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी कोस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर डी ज़ीरो हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर डी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो है वही शून्य हो जाए तो आप देखते हैं कि आपका जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इन दो केसेस में वर्क डन जो होता है वह जीरो होता है। कब, यदि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, पहला केस, ठीक है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, और दूसरा केस इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री, यदि दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए। और सेकेंड केस की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाए, कोई विस्थापन हो ही नहीं, आप बल लगा रहे हो। यदि आप किसी दीवार पर या किसी बड़े पत्थर पर धक्का लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका मोशन नहीं हो रहा होता है, वह कहीं नहीं जाता। इसका मतलब आपने तो बल लगाया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि उस केस में आपके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा या ज़ीरो होगा। शून्य कार्य के कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी बताया कि जिस प्रकार से एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो और फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से हो तो इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ भी बनती है वहाँ किया गया कार्य जो होता है वो 0 डिग्री होता है। यानी कि आप देखते हैं कि जब कोई कूली अपने सर पर कोई सामान लेकर चल रहा होता है इस प्रकार से, ठीक है, तो इस केस में इस वस्तु का मास जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होता है, वेट mg, और वस्तु इस प्रकार से आगे जा रही होती है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से हो रहा होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और उसके मास के बीच, यानी कि बल, यहाँ कौन सा बल लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस केस में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि कुली द्वारा अपने सिर पर सामान लेकर आगे जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जब आप देख रहे हैं कि कुली अपने सर पर कोई सामान उठाकर चलता है तो उस केस में कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि आपका जो सामान होता है उसका नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि उस समय और कोई बल नहीं होता है और वस्तु का विस्थापन इस तरह आगे होता है, तो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि जब पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का मोशन होता है इस प्रकार से, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो, ठीक है, तो ये पेंडुलम का बोब होता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तार के अंदर एक टेंशन का बल लगता है, तनाव बल, ठीक है, और इस बल का जो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो दिशा होती है विस्थापन की वो इस प्रकार से होती है, ठीक है, किसी भी आप पॉइंट पर देख लीजिए, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो जब किसी पेंडुलम को स्वतंत्र पूर्वक रोटेट करता हुआ जो पेंडुलम होता है, लटका हुआ पेंडुलम, उसमें हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है विस्थापन की वो उस बोब के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसमें जो टेंशन के द्वारा किया गया कार्य होगा वह भी क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी किसी पेंडुलम में इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका विस्थापन और ये जो तनाव बल रहेगा, टेंशन बल, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो उसमें भी जो वर्क होगा वो 0 होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यदि सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के अंदर वृत्तीय गति में आप देखते हैं कि यह इस प्रकार से कुछ मोशन होता है, और आपको पता है कि जब भी वृत्तीय गति होती है तो वृत्तीय गति कराने के लिए अंदर की तरफ एक बल लगता है, ठीक है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब बल लगाया जाता है तो आप देखते हैं कि हर बिंदु पर इसका विस्थापन जो है वह कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हर पॉइंट पर 90 डिग्री होता है।
अगले कण पर जो विस्थापन होगा बॉडी का, जो वर्ती गति कर रही है, वो हर पॉइंट पर इस अभिकेंद्री बल के साथ 90 डिग्री होता है। तो सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो भी 0 होता है या शून्य वर्ग होता है। ओके, लेट्स सी। आगे बात करते हैं नेगेटिव वर्क या ऋणात्मक कार्य, यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच या विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, बल की दिशा के विपरीत हो, यानी कि आप किसी वस्तु पर बल आगे की तरफ लगा रहे हैं और उसका विस्थापन जो है वो विपरीत दिशा में हो रहा है, पीछे की तरफ, तब, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, या थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अभी यही मानेंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो किसके बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, तो किया जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो कोस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है तो कोस थीटा ऋणात्मक होता है, और कोस थीटा ऋणात्मक हो जाएगा तो पूरा का पूरा वर्क जो है दैट इज़ एफ इंटू डी कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो दो केस में जब विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि आप बल इधर लगा रहे हो, वस्तु का मोशन पीछे की तरफ हो रहा है, और यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अब ये कहाँ देखने को मिलता है, देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए घर्षण बल क्या होता है, जब भी आप किसी वस्तु को मूवमेंट करवाते हैं, मोशन करवाते हैं, धक्का लगाते हैं या विस्थापन करवाते हैं, तो हमेशा पीछे की तरफ एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अपन ज़मीन पर चल पाते हैं। अगर वो नहीं होता है तो अपन फिसल जाते हैं। तो घर्षण बल हमेशा कहाँ होता है, पीछे की तरफ, यानी कि वस्तु का मोशन जब आप आगे की तरफ कर रहे हो या वस्तु आगे की तरफ जा रही है तो घर्षण बल कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। तो एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि आप किसी सामान को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सामान को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, पर उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। वर्क डन तो आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं, पर उसका जो mg है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जब आप ऊपर की तरफ किसी सामान को उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर की तरफ वस्तु को उठा रहे हैं, यानी कि बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो वस्तु भी ऊपर की तरफ आ रही है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट वस्तु तो ऊपर की तरफ जा रही है, बट गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल के अभी आपको एक बाल्टी वाला एग्जाम्पल जो बताया गया था लास्ट क्लास में, इसी में पॉजिटिव वर्क में, कि इस प्रकार से अगर आप किसी बाल्टी को खींचते हो, अगर पानी की भरी हुई बाल्टी को, तो आप क्या कर रहे हैं, ये आपका F था, अप्लाइड फोर्स है F, और इसके नीचे की तरफ लग रहा है mg, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो
जब आप वस्तु को ऊपर की तरफ खींच रहे, इस बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या था? धनात्मक, क्योंकि आप जिधर बल लगा रहे थे वस्तु भी उधर ही आ रही थी, राइट। बट इस केस में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया काम, किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है mg, और वस्तु का जो मूवमेंट है वो कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है d, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो दिशा है वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल क्या है? 180 डिग्री है। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कार्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कार्य कब धनात्मक होता है, कार्य कब ऋणात्मक होता है, और कार्य कब शून्य होता है, ये तीनों चीज़ें अपन ने इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।